Hello students, I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to deal with one of the important and interesting topic on multiple integrals, that is change of order of integration. ये बड़ा सवाल होता है बच्चों के जहन में कि हमें अगर हम ऑर्डर चेंज करें तो इंटीग्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं इसके बारे में डेप्थ में बात करने वाला हूँ, आज डिटेल में बात करने वाला हूँ कि हम पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें और बाद में किसके रेस्पेक्ट में करें, ठीक है। या चेंज ऑफ ऑर्डर से क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले मैं एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूँ वाई के रेस्पेक्ट में, या फिर मैं पहले वाई के रेस्पेक्ट में करूँ देन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो किस तरह के डिफरेंसेस आएंगे, है ना। क्या फ़र्क पड़ेगा लिमिट पे, क्या फ़र्क पड़ेगा इंटीग्रेशन पे। आज के इस सेशन में यही सब काम करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए। कोई भी स्टेप स्किप मत करिए ताकि आप लोगों को दिक्कत आए समझने में। ओके, सो बिफोर गोइंग टू द फर्दर स्टडी अबाउट द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, like and share the videos among your friends and classmates. Comment also in the comment box and press the bell icon to get the further notification. बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्रेस आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि आपके पास एक बढ़िया कंटेंट आपको मिलता रहे, ओके, आपके नोटिफिकेशन में। राइट, नाउ वी स्टार्ट विद द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये देखो, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डबल इंटीग्रेशन है, हम डबल इंटीग्रेशन से शुरू करेंगे, राइट। और मेरे पास ये एक 2 डायमेंशन फंक्शन है, ये dx dy, राइट, ओवर सम रीजन r, है ना। अब चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि उसी रीजन पे, है ना, अगर मैं इंटीग्रेट करूँ एफ एक्स वाई को, सेम इंटीग्रांड को, बट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू वाई देन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये चेंज ऑफ ऑर्डर की कहानी होती है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, आर दीज इक्वल और नॉट, ठीक है। तो जनरली ये इक्वल नहीं होते, ठीक, दीज आर नॉट इक्वल। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो इनके इंटीग्रांड की वैल्यू डिफरेंट आती है, इनका मीनिंग अलग हो जाता है। ओके, चलिए अब इसे बात करते हैं। अब किस केस में ये इंटीग्रल सेम होंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर से इंटीग्रल की वैल्यू पे कब फर्क नहीं पड़ेगा। ये केस है आपका कांस्टेंट लिमिट्स का, राइट। इफ लिमिट्स आर कांस्टेंट्स, इफ लिमिट्स आर कांस्टेंट्स, व्हाट डज इट मीन। इफ लिमिट्स आर कांस्टेंट का मतलब हो गया कि हमारे पास फॉर एग्जांपल लिमिट्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे पास फॉर एग्जांपल x की लिमिट जो है वो a से b है, राइट, और y की जो लिमिट है वो c टू d है। ओके, तो मेरा इंटीग्रांड क्या बनेगा, a से b ये मेरी x की लिमिट है, c टू d ये मेरी y की लिमिट है, और यहाँ मेरा इंटीग्रांड हो गया f(x,y), ये मेरा r हो गया, रीजन r, राइट, रीजन r। ओके, और रीजन आर में x की लिमिट ये होगी, y की लिमिट ये होगी। तो मेरा जो पहला इंटीग्रल है वो ये, मैं पहले इंटीग्रल को मैं इसको कंसिडर करता हूँ, दूसरे वाला इंटीग्रल मैं ये लिखता हूँ, राइट। तो पहला इंटीग्रल की जो लिमिट है मेरी y की है, तो यहाँ मैं जो इंटीग्रेट करूँगा विद रेस्पेक्ट टू y, राइट, dy dx। ओके, और इसी तरीके से अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं इंटीग्रेशन का, यानी कि पहला जो इंटीग्रल था मेरा a टू b, उसको मैं सेकंड वाले को पहला बना लूँ, पहले वाले को सेकंड, यानी कि लाइक c टू d और a टू b। ओके, ये मेरी x की लिमिट है ना, f(x,y), और मेरा इंटीग्रांड यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx dy। अब ये मैं ऐसे सोल्व करूँ या ऐसे सोल्व करूँ, बोथ आर द सेम थिंग। ओके, बोथ आर द सेम थिंग, ध्यान रखिए। अगर यहाँ पे हमने चेंज ऑफ ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर चेंज होने की साथ साथ में उनकी लिमिट की पोजीशन चेंज होगी, लिमिट सेम रही, है ना, लिमिट सेम रही एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, लेकिन लिमिट्स की पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है, अकॉर्डिंगली जाएगी। तो गाइस रिमेंबर दिस पॉइंट, इन केस इफ द लिमिट्स आर कांस्टेंट देन देयर इज नो चेंजेस इन द आंसर इन रेस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। जब आप आंसर निकालेंगे ऑर्डर चेंज करके इंटीग्रेशन का, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। लेकिन यहाँ पे
आपके पास शर्त ये होती है कि जो आपका एफ ऑफ एक्स वाई है वो कंटिन्यूस होना चाहिए ओवर दिस डोमेन, ओवर दिस रीजन। इसके किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं आने चाहिए। अगर एक भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस पॉइंट आ गए तो अब ये क्लेम नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलिए, नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कम व्हेन द रीजन आर इज नॉट कांस्टेंट, मीन्स द लिमिट्स आर नॉट कांस्टेंट। अगर लिमिट कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल्स लिमिट है, इन दैट रेस्पेक्ट चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैटर्स, तब ये बहुत मायने रखता है। और तब ये दोनों बराबर नहीं होते, मतलब डी एक्स डी वाई, तब आप इनको इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके ही केस में जब लिमिट्स आपकी वेरिएबल होती है, तब के केस में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मायने रखता है, मीनिंगफुल होता है ना। चलिए, उसी चीज़ को समझने के लिए हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे, है ना। और हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो सॉल्यूशन हम इसका करते हैं। वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन 0 to a, लिमिट 0 to a दिया हुआ है, ये नहीं पता किसका दिया हुआ है, लिमिट y to a दिया हुआ है। अब 0 to a एंड y to a, देखो y तो x की लिमिट होगी, ठीक है। y में जो लिमिट होती है वो x की होती है, तो इसका मतलब ये पहले y की लिमिट लिखिए, फिर ये x की लिमिट्स लिखिए, है ना। तो सॉल्यूशन हम कैसे शुरू करेंगे, बहुत छोटा सा काम रहता है इसमें हमारा, बस थोड़ा सा आपने टेक्निक को पकड़ना है, फिर क्वेश्चन कोई भी आ जाए सब में सेम चीज़ अप्लाई करनी है। और थोड़ी सी आपको ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, रीजन डिजाइन करने के लिए आपको ग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए। उस ग्राफिकल नॉलेज का फ़ायदा उठा के आप लिमिट चेंज बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए, नाउ वी स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपना गिवन इंटीग्रेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे। नाउ गिवन इंटीग्रेशन इज, now given integration is I is equals to 0 to a and y to a, x dx dy होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ये आपका आई हो गया, ठीक। यहाँ पे मेरे पास लिमिट्स क्या दी, पहले मैं लिमिट्स लिख लेता हूँ, मैं अपना रीज़न लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गिवन रीज़न आपको क्या दिया हुआ है, गिवन रीज़न आपको क्या दिया हुआ है कि x की लिमिट आपको दे दिया यहाँ पे कि आपके पास y की लिमिट, देखो मैंने पहले भी कहा है कि ये जो लिमिट है मेरी y की होगी और ये लिमिट x की होगी। इसको पकड़ेंगे कैसे, देखो यहाँ पे मेरा y है, ये लिमिट y है, तो ये वेरिएबल लिमिट है और ये y की टर्म्स में, तो ये x की लिमिट होगी। जब ये x की लिमिट होगी तो ये y की लिमिट होगी। तो मेरी x की लिमिट है लोअर लिमिट y और अपर लिमिट a, राइट। यहाँ पे मेरी y की लिमिट है, लोअर लिमिट होगी 0 एंड अपर लिमिट होगी a। अब मैं इसको फंक्शन की फॉर्म में कर लेता हूँ, यानी कि मेरे पास क्या है कि x इज इक्वस टू 5, x इज इक्वस टू वाई, ये लोअर लिमिट है, ये यहाँ से शुरू होगा काम, एंड x इज इक्वस टू a तक जाएगा, राइट। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वस टू वाई टू एक्स इज इक्वस टू a, है ना, बोथ आर द सेम थिंग। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, y इज इक्वस टू 0 टू y इज इक्वस टू a, बोथ आर द सेम थिंग। यानी कि मेरे पास ये 4 कर्व हैं, देखो ये 4 कर्व हैं, ध्यान रखना 4 कर्व। अब इन 4 कर्व को मुझे पता है कि चारों कर्व मुझे डिजाइन करना बहुत आसान है। x इक्वस टू वाई एक लाइन है, अब मैं यहाँ पे रीजन बना लेता हूँ, लोग यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा इस तरह स्पेस रखते हैं। ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया, ओके। x इज इक्वस टू वाई इज ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, x इज इक्वस टू वाई इज ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये आपके पास x इज इक्वस टू वाई एक लाइन है, ओके। x इक्वस टू वाई ये आपने ड्रॉ कर लिया, देखो, है ना। अब इसके बाद x इज इक्वस टू a का मतलब है अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट द a यूनिट डिस्टेंस। a यूनिट डिस्टेंस पे एक लाइन है x इज इक्वस टू a पैरेलल टू, ये देखो पैरेलल टू ये y एक्सिस आएगी, राइट, ध्यान रखना है। ये y एक्सिस एक लाइन हो जाएगी, यहाँ पे a आपका आ गया, ये एक सेकेंड ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ये आपका हो गया। ये जो लाइन है आपके पास x इज इक्वस टू a हो गई।
अब इन दोनों की देखो, आपको बाउंड्री रीजन पे मैंने पहले भी कहा है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं ऑलवेज। चलिए ठीक है। अब y इक्वस टू जीरो का मतलब हो गया, ये y इक्वस टू जीरो कहाँ पे होता है भाई, एक्स एक्सिस पे होता है। तो यानी कि ये वाली जो लाइन है आपके पास, ये y इक्वस टू जीरो होगी आपके पास, राइट। y इज इक्वस टू ए, अच्छा y इक्वस टू ए, आपका ये a यूनिट डिस्टेंस है y एक्सिस पे, ओके, a यूनिट डिस्टेंस, क्योंकि x इज इक्वस टू वाई है और x की वैल्यू a थी तो y की वैल्यू भी a होगी, राइट। तो ये आपके पास a हो गया, ये लाइन होगी आपके पास क्या, y इज इक्वस टू ए। अब देखो चारों रीजन आपके पास बन चुके हैं यहाँ पे, x इज इक्वस टू ए, अच्छा y इक्वस टू y इक्वस टू जीरो, ये y इक्वस टू ए आपके पास ये लाइन होगी, ये वाली लाइन, राइट। अब पैरेलल लाइन टू द x एक्सिस, अब पैरेलल लाइन टू द x एक्सिस। भाई ये काम आपने कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये आपके पास जो बाउंड्री रीजन मिला इन चारों कर्व से, तो आपके पास चारों कर्व का बाउंड्री रीजन ये है। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इस रीजन के वर्टेक्स मतलब कॉर्नर जो होते हैं आपके पास, रीजन के जो कॉर्नर्स हैं उनको एक नाम दे सकते हैं। जैसे ये ओरिजिन है, इसको आप 0 0, इसको आप ओ से बना सकते हैं कि दिस इट इज़ ओ 0 0 पॉइंट, राइट। और ये आप ए कर सकते हैं, पॉइंट ए, और इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू मेरे पास इस पॉइंट की ए है और वाई की वैल्यू है 0। आप इस पॉइंट के वर्टेक्स भी लिख सकते हैं। देखो ये बहुत छोटा छोटा काम है, ये एनालिसिस बहुत बड़ी नहीं है, हम ग्राफ देख के डर जाते हैं, है ना, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट जो लिमिट थी वो y की थी, राइट, ये y की कांस्टेंट लिमिट थी। x की लिमिट मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल थी, ये स्ट्रिप मेरे पास पैरेलल टू x एक्सिस जो चल रही थी ये वाली, ठीक है। ये मेरे पास गिवन है, ये गिवन रीजन है। यहाँ पे जो मेरी स्ट्रिप जो चल रही है वो वेरिएबल स्ट्रिप है, किसकी भाई, वेरिएबल स्ट्रिप है यहाँ पे मेरे पास x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई। अब मेरे को करना क्या है, इसको ऑर्डर को चेंज करना है। जब मैं ऑर्डर को चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो रीजन तो मेरे पास सेम है, रीजन तो मेरे पास आर ही है, आर रीजन है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लिमिट, ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लिमिट, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि पहले हम किसके रेस्पेक्ट में चल रहे थे, इसमें पहले हम x के रेस्पेक्ट में चल रहे थे, देन y के रेस्पेक्ट में। इस बार हम पहले y के रेस्पेक्ट में चलेंगे। इस बार हम देखो, इस काम को करने के लिए एक छोटा सा काम ये कर लो, स्ट्रिप आपकी जो है ना, पहले वेरिएबल स्ट्रिप कौन सी थी आपकी, x वाली, ध्यान रखो यहाँ पे x इक्वल टू वाई, ये वेरिएबल स्ट्रिप थी आपके पास। तो आपने आपकी इस बार ये वेरिएबल स्ट्रिप आपको करनी है y की, है ना। पिछली बारी आपने वेरिएबल स्ट्रिप रखी थी x की, तो x इक्वल्स टू वाई, ठीक है, क्योंकि x इक्वल्स टू वाई यहाँ पे, तो वेरिएबल स्ट्रिप यहाँ पे x में थी आपकी, यानी कि आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाई थी पैरेलल टू x एक्सिस। अब इसके अपोजिट करेंगे, आप वेरिएबल लिमिट रखेंगे, आप इसके वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे, और वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब हो गया कि वेरिएबल लिमिट जाएगी किस में, y में। तो यहाँ पे आप पहले x की लिमिट लिख लें, है ना। x क्या होगा आपका, x होगा आपका 0 से, यहाँ पे 0 है और ये आपका a है, तो x जाएगा आपका 0 से a, राइट, 0 से a, क्योंकि इस बारी स्ट्रिप आप वर्टिकल ले रहे हैं, ठीक है। तो y की लिमिट यहाँ पे वेरिएबल जाएगी। अच्छा y कहाँ से जाएगा आपका, y ये आपका 0 है, ये वाला कर्व y इक्वल्स टू 0, राइट, y इक्वल्स टू 0, और ये जाएगा अपर लिमिट यहाँ पे y इक्वल्स टू x तक, यानी कि ये जाएगा x तक, है ना। हो गया चेंज ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि x आपका लोअर लिमिट 0 से जाएगा और अपर लिमिट a तक जाएगा, राइट। इसी तरीके से y आपका लोअर लिमिट 0 से स्टार्ट होगा और अपर लिमिट आपका x तक जाएगा, है ना। यानी कि ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास क्या मिला, दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो गया कि x की लिमिट आपने लिखी 0 to a,
राइट। y की लिमिट आपने रखी 0 to x, और इंटीग्रांड हमारे पास क्या था, इंटीग्रांड था x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये लिमिट मेरी किसकी है, ये लिमिट मेरी y की है, तो पहले मैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा। जो भी रिजल्टेंट आता है देन आई विल डू द इंटीग्रेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ x। मेरा यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो चुका है इंटीग्रेशन का, और उसके साथ में लिमिट भी चेंज हो चुकी है ना। तो ये काम मेरे को करना था। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले जाता है, चेंज द ऑर्डर ऑफ द लिमिट, है ना। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जाता है, या आपसे 2 मार्क्स में कहते हैं से फाइंड द स्केच द रीजन फॉर द गिवन लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन। 2 मार्क्स में यही पूछ ले जाते हैं आपसे, है ना। तो 2 नंबर के छोटे छोटे सवाल यहाँ से बन जाते हैं, और लॉन्ग आंसर में तो आपसे वो ऑर्डर ऑफ चेंज करा के इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करा ही लेगा आपसे। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना बहुत आसान काम है ना। हम क्या करते हैं, पहले y के रेस्पेक्ट में करते हैं। जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, रिमेंबर कि x कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ कि x ऊपर से बाहर निकाल लेता हूँ, नीचे से भी x स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, राइट। तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन या y अपॉन x का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे को ये एक फॉर्मेट में बनाना है ना। तो यहाँ पे हो गया dy। अभी चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 0 to x, ये इंटीग्रेशन लिख ही सकते हैं यहाँ पे, है ना, एंड dx। इससे क्या होगा, मेरा ये चीज़ कैंसिल हो गई यहाँ पे, राइट। तो मेरे को मिलता क्या है, 0 to a, ओके। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाता है tan इनवर्स x तो है नहीं यहाँ पे, y तो है नहीं यहाँ पे, तो y बाई एक्स लिखता हूँ यहाँ पे, tan इनवर्स y बाई एक्स। अब y बाई एक्स का डिनोमिनेटर में मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव कर लेता हूँ विद रेस्पेक्ट टू y, तो मुझे मिल जाता है 1/x, यानी कि 1/x x ऊपर चलाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1/x कर लेता हूँ तो ये x मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, लिमिट मेरी क्या चल रही है यहाँ पे, 0 to x चल रही है, राइट, विद रेस्पेक्ट टू dx। ये छोटा छोटा काम है, यहाँ पे कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे। अब तो ये डबल इंटीग्रेशन का सवाल हो गया। अब इसमें आपको क्या रखना है, अपर लिमिट रख लो पहले, tan इनवर्स। अच्छा, ये वाला x मैं यहाँ पे लिख लूँ। ध्यान रखना, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो लिमिट y की रखी जाएगी, x की नहीं रखी जाएगी, है ना। यहाँ भी बच्चे गलती करेंगे। तो tan इनवर्स, क्योंकि x मेरा कांस्टेंट है y के रेस्पेक्ट में, tan इनवर्स x की y की लिमिट है मेरे पास x अपॉन x, राइट, माइनस tan इनवर्स y की लिमिट है, लोअर लिमिट है मेरे पास 0 अपॉन x, ओके, dx। tan इनवर्स 0 की लिमिट 0 ही होती है, ओके, और 0 to a x, ये tan इनवर्स 1 हो गया यहाँ पे आपके पास, tan इनवर्स 1, और ये आपके पास 0 हो गया, इसको मैंने नहीं लिखना है। तो मेरे पास सिंप्लीफाई करके आपके पास आ गया 0 to a x। tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4, ओके। तो ये हो गया आपके पास π/4, राइट, dx। यानी कि आपके पास क्या आ गया, π/4 आपने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन कर दिया आपने विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया x²/2, और अपर लिमिट आपने यहाँ पे a रखा और लोअर लिमिट 0, तो लिमिट भी सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे, π/4, x की लिमिट होगी a²/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह 0, ये हो गया 0। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनता है, πa²/8, है ना। बहुत आसान काम है, कुछ भी मुश्किल नहीं। चेंज ऑफ ऑर्डर का फ्री के मार्क्स होते हैं, है ना, फ्री के मार्क्स होते हैं। अच्छा, एक बारी, हाँ देखो यहाँ पे हमसे शायद कुछ छूट भी गया शायद। हाँ, ये वाला x तो हमसे एक रह गया नीचे वाला, तो यहाँ पे 1/x, तो यहाँ पे एक 1/x यहाँ पे भी तो बचा हुआ है, तो इसको आप यहीं पे काट लो इसको, है ना। इसको साथ में लेके चलने से कोई फ़ायदा है ही नहीं, है ना। और यहाँ पे आपके पास फिर x नहीं बचेगा, फिर आपके पास बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे फिर स्क्वायर नहीं बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, ठीक है। यानी कि ये आएगा आपके पास a-0, हाँ यहाँ पे /4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इस छोटी सी मिस्टेक रह गई थी, तो ये सब पॉइंट्स आपने दिमाग में रखने हैं और तब आगे बढ़ना है, ठीक। बहुत आसान काम करते हैं यहाँ पे, कुछ भी मुश्किल काम हम नहीं करते। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल क्वेश्चन है, तो सवाल बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो सवालों के बढ़ने से इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं आ जाती,
कॉन्सेप्ट आपका नया होता है, कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया, फिर सवाल आप कितने भी हो वो आसानी से होते चले जाते हैं। इन दिस क्वेश्चन बिल्कुल पैरेलल से काम करना है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले हम गिवन इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन इंटीग्रेशन मेरे पास क्या है, i इज इक्वल्स टू 0 to 1, राइट, और e टू द पावर x टू e, और यहाँ पे dy dx देन होल डिवाइडेड बाई log y, राइट। ये मेरे पास गिवन इंटीग्रेशन है यहाँ पे। और रीजन r क्या है मेरे पास, एंड r रीजन क्या हो गया, x। अच्छा देखो, ये x की टर्म्स में लिमिट है तो ये y की लिमिट होगी, है ना। ये तो इसका मतलब ये x की लिमिट है। x मेरा कहाँ से है, 0 से 1 तक, यानी कि ये क्या है, x मेरा 0 से शुरू होगा, x इक्वल्स टू 0 लाइन ऑफ y एक्सिस, और ये जाएगा x इक्वल्स टू 1 तक, यानी कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट द x यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द x एक्सिस। ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो y की लिमिट क्या होगी, y की लिमिट होगी आपके पास, y की जो लोअर लिमिट है वो e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और अपर लिमिट होगी e एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x टू y इज इक्वल्स टू e। अब इसको लेके आपने क्या करना है, अपना स्केच करना है, रीजन स्केच करना है, राइट। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू 0 का मतलब अ लाइन ऑफ द y एक्सिस। ये आपके पास x इक्वल्स टू 0 हो गया, राइट, क्योंकि x आपका 0 क्या होगा, y एक्सिस पे, और x इज इक्वल्स टू 1 क्या होगा, ये है ना, 1 यूनिट डिस्टेंस पे। इफ दिस लेंथ इज 1 यूनिट, तो ये जो है आपके पास, ये आपके पास x इक्वल्स टू 1 का इक्वेशन हो गया, 1 का ग्राफ हो गया, राइट। और y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x हो गया भैया। यहाँ से आपका ये 1 से स्टार्ट होगा, है ना, ये क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे फॉर एग्जाम्पल ये 1 यूनिट है ना, और ये 1 से स्टार्ट होगा, ये आपका जाएगा, राइट। ये y इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x का ग्राफ। और e की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 2 और 3 के बीच में होती है ना। तो 2 और 3 के बीच में होगी, y इज इक्वल्स टू ई का मतलब है अ पैरेलल लाइन टू द, किसके पैरेलल है भाई, अ पैरेलल लाइन। अच्छा एक सेकेंड, ये x इक्वल्स टू 1 हो गया, है ना, और ये आपके पास हो गया y इक्वल्स टू ई, एक पैरेलल लाइन हो जाएगी y इक्वल्स टू ई, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1 पे आपको e टू द पावर ये मिलेगा, ध्यान रखना। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे आप, तब आपको e टू द पावर 1 मिलेगा। तो ये आपके पास रीज़न आ गया, ये वाला रीज़न, ठीक है। ये देख लो, आपने चारों ग्राफ ड्रॉ कर लिए यहाँ पे, है ना, चारों चीज़ आपने ड्रॉ कर ली, यानी कि x इक्वल्स टू 0 ये आपके पास y एक्सिस का हो गया, है ना, x इक्वल्स टू 0 ये y एक्सिस का हो गया, और x इक्वल्स टू y लाइन अ पैरेलल टू y एक्सिस, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। और y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, दिस ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, और y इक्वल्स टू e का मतलब है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक। तो ये आपके पास रीज़न हो गया। और यहाँ पे जो लिमिट, जो वेरिएबल थी वो y की लिमिट वेरिएबल थी, है ना, यानी कि y का जो लोअर कर्व था वो e टू द पावर x था। देखो, यानी कि ये हमारे पास वेरिएबल स्ट्रिप हमने y की बना रखी थी, यहाँ पे ये y की वेरिएबल स्ट्रिप थी हमारे पास, इसकी लोअर लिमिट मेरे पास ये थी और अपर लिमिट मेरे पास ये था, ठीक है। बट अब मेरे को क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है, तो मैं x को ये बनाऊंगा, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाऊंगा, यानी कि इस वर्टिकल स्ट्रिप के ऑपोजिट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाऊंगा, और फिर मैं उसकी लिमिट देखूंगा। जाहिर सी बात है, इस बार ही मेरा क्या हुआ, x मेरा 0 से ये चला गया, सॉरी यहाँ पे ये मेरा क्या है, x, हाँ 0 ही है मेरा, x 0 है ना, क्योंकि ये वाला कर्व मेरा x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस है, और ये इस कर्व तक चला गया। अब ये कर्व क्या है मेरा, ये x इक्वल्स टू 0 से, तो ये x इक्वल्स टू क्या बनेगा,
ये भाई बहुत सिंपल काम है। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x, राइट। यहाँ से मुझे x निकालना है, तो मैंने दोनों साइड में क्या लगा दिया, log लगा दिया, log y, राइट। log y इज इक्वल्स टू log e बेस पे, ओके, log e टू द पावर x। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x नीचे उतर आया है ना, log की प्रॉपर्टी से, log e की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पे आपके पास x बराबर क्या निकल के आ गया, log y, राइट, log y। तो मेरे पास लोअर लिमिट तो होगी क्या, लोअर लिमिट तो होगी ये x इक्वल्स टू 0 है ना। यहाँ पे ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में लिमिट डिसाइड कर रहा हूँ, ऑन चेंजिंग द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, the limit of integration on changing the order of integration, not limit, order of integration। लिमिट क्या होगी रीजन की, रीजन की आपके पास लिमिट्स बनेगी। तो यहाँ पे चाहे तो आप पहले x की लिमिट डिसाइड कर सकते हैं, है ना। x की लिमिट क्या होगी, चलो x की लिमिट आपका लोअर कर्व हो गया x इक्वल्स टू 0, और अपर कर्व क्या हो गया, ये जाएगा यहाँ तक। ये किसके है, ये देखो पहले ये ई टू द पावर एक्स का ग्राफ था, है ना, लेकिन अगर मैं x के टर्म्स में निकालूँ तो x इक्वल्स टू log y का ग्राफ हो गया ये, तो ये जाएगा log y तक, ठीक है, क्योंकि x की लिमिट y में आती है। अब y की लिमिट मेरी क्या होगी, y देख लेते हैं। y मेरा चलेगा यहाँ से, राइट, यहाँ से स्टार्ट हुआ y मेरा, ये मेरे रीजन का y है, ठीक है। अब ये y है, तो ये मेरे पास डिस्टेंस कितनी है मेरे को ये देखना, और यहाँ तक जाएगा e तक जाएगा, राइट। यानी कि ये y इज इक्वल्स टू 1 से लेकर y इज इक्वल्स टू e तक इसकी अपर लिमिट जाएगी, ठीक है। तो ये मेरी लिमिट होगी लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट होगी e। भाई ये हो गया मेरे पास, है ना। लिमिट्स में यहाँ पे एक बार ऐसे भी कर लेता हूँ, इसे x इक्वल्स टू 0 से हम चलेंगे और x इक्वल्स टू log y तक चलेंगे, राइट। और यहाँ पे x इक्वल्स टू हम 1 से स्टार्ट, सॉरी y इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे और y इक्वल्स टू e तक जाएंगे। आपके पास नया इंटीग्रेशन, नया लिमिट्स क्या बन गया इंटीग्रेशन का, कांस्टेंट लिमिट आई मेरे y की, तो पहले मैं कांस्टेंट लिमिट लिखता हूँ, है ना। बाद वाले इंटीग्रेशन पे हमेशा वेरिएबल लिमिट लिखनी चाहिए। तो ये आ गई x की 0 टू log y, ठीक है। और इंटीग्रांड क्या था मेरे यहाँ पास, यहाँ पे इंटीग्रांड गिवन था मुझे 1 अपॉन log y, राइट, 1 अपॉन log y। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, ये देखो ये x की लिमिट है पहले, तो मैं x के रिस्पेक्ट में पहले करूँगा, y के रिस्पेक्ट में बाद में करूँगा, है ना। तो मैंने क्या करा, 1 से e ये मैंने ऐसे रखा, और x के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट किया, इसको मैंने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो y मेरा कांस्टेंट हो गया, तो 1 अपॉन log y तो कांस्टेंट ही होगा, और 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, है ना, x अपॉन log y, और लोअर लिमिट क्या है 0, और अपर लिमिट क्या है x की log y हो गया, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया, बस dx के रेस्पेक्ट में बचा। अब मेरे को x की अपर और लोअर लिमिट रखनी है यहाँ पे, तो x की जगह मैंने रखा क्या, log y अपॉन log y, राइट, एंड माइनस x की जगह लोअर लिमिट रखा 0 अपॉन log y, ओके। तो ये करने से आपके पास क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस 0, ओके। तो यहाँ पे अच्छा ये अपर लिमिट मेरी e है, तो 1 टू e। अब ये मेरे पास आ गया dx सिर्फ, ठीक। अब ये इसका इंटीग्रेशन आ गया x, और लिमिट आ गई 1 से e। तो फाइनल आंसर अब हमारे पास जो आता है वो आता है e माइनस 1, ओके। तो ये काम हम सब करते हैं यहाँ पे, इतना ही छोटा छोटा काम